देंगे। ओके। सो आज हम देखेंगे कि टेक्सचुअल डाटा पे कैसे फीचर इंजीनियरिंग होती है। लास्ट टाइम तक हमने इवन यहाँ पे देखा था कि अगर न्यू फीचर्स भी बनाने हो फीचर इंजीनियरिंग में तो हम डेट्स के कॉलम वगैरह को भी इस तरह सेग्रीगेट कर सकते हैं कि टू डेट टाइम लेके और बाद में फिर डी डॉट मंथ या और भी डॉट मेथड से हम अपने इस जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है जो भी हम निकालना चाह रहे हैं, हम साल की अदा करना चाह रहे हैं वैल्यूज को, या मंथ की, या डेट की, या इवन इवन मिनट्स और टाइम आवर्स के हिसाब से भी हम वो वाले फंक्शंस रिस्पेक्टिवली यूज करके सेग्रीगेशन कर सकते हैं और न्यू फीचर्स बना सकते हैं। आज हमारा जो इसमें मेन है वो है कि हम लोगों ने टेक्सचुअल डाटा पे काम करना है। ठीक। तो टेक्स्ट डाटा पे काम करने के लिए जो हम एक्सट्रैक्शन करेंगे, उसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम ये जो रेजेक्ट्स है ये नॉर्मली स्ट्रिंग्स के ऊपर यूज होते हैं। यस, इसमें बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है कि ये पैटर्न फाइंड आउट करता। हमने जो भी पैटर्न इनफैक्ट डिफाइन किया होगा ना उसके अकॉर्डिंग वो स्ट्रिंग को जो डाटा है उसको सर्च करेगा। ठीक। तो हम इस केस में हम उसमें से लाइक कोई ना कोई जो वैल्यूज है वो एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन था। तो मैंने कहीं पढ़ा था पाइथन के अंदर ईडीएम्स यूज होते हैं, इज इट सो? idioms लाइक। पता नहीं, एक कोर्स बहुत पहले किया था उसने ईडीएम्स का वर्ड यूज किया था, ईडीएम्स ऑफ पाइथन। मुझे वो समझ ही नहीं आया। ओके, यस मे बी वो जो है रिस्पेक्टिव उसके जो कीवर्ड्स हैं जिनसे हमने भी एक पढ़ा था कि लाइक वो एक जेन ऑफ पाइथन के नाम से, मे बी आप उसकी बात ना कर रहे हो। लेकिन मुझे इसका ज़्यादा वैसे आइडिया नहीं है। मे बी इट्स काइंड ऑफ लाइक एक कोड का पैटर्न है। ठीक है। जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं पाइथन की लैंग्वेज में, लाइक। तो लेकिन यहाँ पे हम रेगुलर एक्सप्रेशंस की अगर बात कर रहे हैं तो हम इसमें स्पेसिफिकली इसको देख रहे हैं कि ये एक लाइक क्या चीज़ है कि इसमें वो एक कंसाइज वे में लाइक पैटर्न्स को, टेक्स्ट डाटा के पैटर्न्स को मैच करता है। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशंस। और इसमें हम स्पेशल कैरेक्टर्स और सिंबल्स को यूज़ करते हैं उस पैटर्न को डिफाइन करने के लिए। अ, अब इसमें कोई बहुत से सिंपल्स और स्पेशल कैरेक्टर्स इसमें लिखते हुए हम यूज कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस को। ठीक। और इसमें जी सर जुल्फकार, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं मैम। ओके। सो ये चीट शीट आपको शो हो रही होगी। ठीक। तो इसमें जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मल्टीपल जो इसके सिंटेक्स में चीज़ें हैं वो यहाँ पे उन्होंने शो की है कि लिटरल करेक्टर्स भी हो सकते हैं, करेक्टर ग्रुप्स भी हो सकते हैं, जेनेरिक करेक्टर टाइप्स हैं। ठीक। तो हम ये रिस्पेक्टिव अगर कोई भी यूज़ करते हैं पैटर्न डिफाइन करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू, और हम उस हिसाब से वो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या करेगा कि टेक्स्ट डाटा को सर्च करेगा और उससे रेलेवेंट जो भी पैटर्न जो मैच हो रहा होगा उस हिसाब से हमें वैल्यू जो है रिटर्न करेगा। ठीक। तो अब यहाँ पे इसका यूज केस ये बनता है, मतलब या वैसे तो ओवरऑल मशीन लर्निंग के अंदर अगर हम प्री प्रोसेसिंग की बात करें तो टेक्सुअल डाटा पे ये बहुत सारे और काम भी कर सकता है। जैसे ये हमारे जो अगर टेक्स्ट डाटा में से अननेसेसरी जो पंचुएशन मार्क्स हैं, एक्स्ट्रा स्पेसिस होंगी, कोई एचटीएमएल टैग वगैरह, यानी अननेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो सारी अगर हमने रिड्यूस करनी है जिसका मशीन लर्निंग में लेटर ऑन पैटर्न लेटर ऑन कोई ताल्लुक नहीं होगा, तो वो हम सारी रिमूव कर सकते हैं। ठीक। अनवांटेड पंचुएशन, एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह। इसके अलावा जो स्पेसिफिक टेक्स्ट का पार्ट होता है, ठीक, वो हम फाइंड कर सकते हैं। इस काइंड ऑफ लाइक अ सर्च टूल। ठीक। जो कि हमें पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को पिक करने में और इवन बाकी इन्फॉर्मेशन को रिड्यूस करने में भी हेल्पफुल है। मैम हम एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पाइथन में यूज नहीं कर सकते? इट्स सेपरेट थिंग, लाइक ये एक सेपरेट टूल है, सॉफ्टवेयर है जो यूज हो रहा है। नहीं, उसको एज अ हाँ कर सकते लाइब्रेरी, हैं।
एज अ लाइब्रेरी लेकर आए, और क्योंकि उसमें ये काम बड़ा फास्ट होता है। ओके। सो हाँ, हम वो आप उसको, अगर आपको लगता है कि मेन ये वाला जो बेसिक काम है, तो आप बेशक उस पे कर लें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे वीबीए के थ्रू। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे जितना डाटा क्लीन हो सकता है आप वहाँ पे करके फिर इसको यहाँ पे लेके आए पाइथन पे। ठीक, लेकिन ये वाला जो रेगुलर एक्सप्रेशन का काम है ना, कि जिसमें हमने डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो तो उसमें नहीं होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ठीक। ये हो सकता है कि हम एक्सेल एस शीट अगर आपके पास की पड़ी हुई है, ठीक है, वर्कबुक वगैरह, वो आप यहाँ पे इंपोर्ट करवा लें, और फिर ये सारा सेम काम वही जो पाइथन से हम करते हैं हम वही करेंगे। ये हो सकता है कि हम डाटा उस फॉर्म में इंपोर्ट करवा सकते हैं और उसको यहाँ पे डाटा फ्रेम बना के रीड करवा लेंगे। ओके, दैट्स गुड। यस। लेकिन काम फिर अगर हम पाइथन पे कर रहे हैं तो वो हम, अब अगर आप ये समझेंगे कि लाइक वीबीए का कोड हम यहीं पे सारा इस तरह से करेंगे, वो जैसे एक्सेल पे वो क्यों, बिकॉज इट्स अ टूल, इट्स अ सॉफ्टवेयर, तो वहाँ पे तो हम क्लिक और वो चीज़ें कर लेते हैं ना, यहाँ पे तो हमें कोड ही लिखना है। यस। आई थिंक वीबीए जो है वो खत्म हो गई है। अब एक्सेल में पाइथन ही तो। हाँ जी। जी जी। हाँ जी, वो भी उन्होंने टूल्स रिस्पेक्टिवली ऐड किया न्यू, जीपीटी वगैरह के भी, क्या हम अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो यस, ऐसा नहीं होता। ओके। सो वैसे मैंने भी उस पर इस तरह से अभी काम नहीं किया, जीपीटी वगैरह के कुछ फीचर्स मैंने वहाँ पे यूज़ करके देखे थे, तो इट वाज वेल। गूगल शीट पे भी कुछ ऐसी एक्सटेंशन है जो कि डायरेक्टली आप उस पर काम कर सकते हैं। मैं अच्छा, ये मतलब आपने अच्छा मेंशन किया, ये व्हाट अबाउट चैट जीपीटी, उसको उसको ये काम दे, वो तो ये जल्दी कर देगी। हाँ जी। तो वी डेफिनेटली। कांट वी इंटीग्रेट चैट जीपीटी विद दिस डाटा डेटा एनालिसिस? हाँ जी, डेफिनेटली अगर हम उसमें वर्क कर रहे होंगे एलएलएम वगैरह की, तो इट्स अ सेपरेट थिंग। लाइक अब हम मशीन लर्निंग की अगर बात करें रेगुलर एक्सप्रेशन से इसको लेके चलने के लिए, ठीक है, तो ये हम खुद से कर रहे हैं सारा काम, तो वो तो जीपीटी वैसे भी कर ही देगा कि अगर हम वो, अगर हम अपने इस प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट कर लें तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्प। लेकिन उसके लिए आपको अपनी एपीए कीज वगैरह वो जो सारी रिस्पेक्टिवली लगानी पड़ेंगी ताकि वो आपके साथ वो काम कर सके, कनेक्ट होके इंटरेक्ट कर लें आप। मतलब यू यू एग्री विद दिस कि अगर वो यूज करें तो ज्यादा फास्ट और ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा? यस, डेफिनेटली इट विल बी। अब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। Yes, definitely, I guess. Yes, it should be. आई विल अब ट्राई, क्लियर है? मैं ट्राई करूंगा उसको लगाने, इंटीग्रेट करने का। हाँ, ओके। यस, इट विल बी लाइक कि आपने पहले इस तरह से किया होगा काम, लेकिन उसमें ये होगा कि आपने जस्ट उसकी वो जो ऑलरेडी उसमें कोटा लगा उसको आप एम्प्लॉय कर रहे हैं ना, अपना काम करवा रहे हैं, ठीक। तो इट शुड बी वर्केबल दैट वे एज वेल। लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि खुद से मशीन लर्निंग की एक एक चीज़ पढ़ रहे हैं, तो हमने इस पर देखने के रेगुलर एक्सप्रेशंस की यूज़ करके how can we utilize for to the best of our machine learning pre-processing, right? तो हमने यहाँ पे अभी मैं सिर्फ बता रही थी कि रेगुलर एक्सप्रेशंस को हम अनवांटेड कैरेक्टर्स को रिमूव करके, जैसे लाइक स्पेस है, पंचुएशन है, एचटीएमएल टैग्स है, उनको रिमूव करने के लिए, टेक्सटुअल डाटा में से क्लीन करने के लिए कोई स्पेसिफिक पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे भी शायद ना इतने अच्छे तरीके से हो सके कि आपने न्यूमेरिकल डाटा सिर्फ एक टेक्स्ट में से लेना है और उसको, तो ये पाइथन में इट्स जस्ट लाइक अ वन लाइन कमांड, तो उसमें सारा काम हो रहा है। तो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट इन पाइथन एज वेल। इसके अलावा हम स्टैंडर्डाइज करने के लिए भी रेगुलर एक्सप्रेशंस भी यूज कर सकते हैं कि सारे करेक्टर्स को एक ही में कर दिया जाए केस लेटर में, ठीक, ताकि होमोजीनियस हो जाए डाटा और ज़्यादा अच्छी प्री प्रोसेसिंग में वो यूटिलाइज हो सके। तो अब हमने जो यहाँ पे अब बता इस कोर्स में देखना है फिलहाल के लिए, वो ये है कि मैंने सिर्फ इसमें से टेक्सटुअल डाटा में से न्यूमेरिकल जो नंबर है ना वो एक्सट्रैक्ट करना है, न्यूमेरिकल डाटा को यानी। तो टेक्सटुअल डाटा अब क्या, जैसे यहाँ पे इसने ये दिया हुआ है, एक स्ट्रिंग है, टेम्परेचर 75.6 Fahrenheit, राइट। अब इस स्ट्रिंग को उसने पास करवाया है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ किया, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करके सिंपली हमने आर इंपोर्ट कर लिया। उसने यहाँ पे जो हमने जब रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करना है, सबसे पहले तो डॉट सर्च की कमांड हम यूज़ करेंगे, बिकॉज वी आर एक्चुअली फाइंडिंग पैटर्न्स हियर। तो इसमें डॉट सर्च की कमांड को रेगुलर एक्सप्रेशन से यूज़ करके हम कोई ना कोई पैटर्न अपना डिफाइन करेंगे, जिसकी बेस पे वो हमारी जो भी स्ट्रिंग या टेक्स्ट डाटा हमने जो दिया ना उसमें से वो इस पैटर्न के थ्रू फाइंड आउट करके हमें टेक्स्ट डाटा एक्सट्रैक्ट करेगा। अब जैसे मैंने बताया कि हमने यहाँ पे सिर्फ जो इस कोर्स में पढ़ना वो ये है कि हम नंबर यानी न्यूमेरिकल डाटा को
कैसे एक्सट्रैक्ट कर सके अपने स्ट्रिंग में से। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल डाटा क्या है, टेम्परेचर, राइट। तो हम चाह रहे हैं कि टेम्परेचर को हम जो है वो इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लें। तो उसके लिए मैंने जो पैटर्न यहाँ पे इसको बताया ना, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करके रेगुलर एक्सप्रेशन में, ये क्या है, इसमें आप देखें तो बैक स्लैश टी प्लस, बैक स्लैश डॉट पॉइंट, जो लगा बैक स्लैश डी प्लस। ठीक है, ये कोड है। अभी कैसे डिफाइन करा है, जो बैक स्लैश डी है ये बता रहा है कि हमने डिजिट को कैप्चर करना है। टेक्स्ट में जहां पे भी डिजिट आएगा ना वो उसको कैप्चर कर ले। और उसके साथ मैंने प्लस का साइन लगाया है। ठीक। तो प्लस के साइन लगाने का मतलब ये है कि जो प्लस का साइन है इसका मतलब ये है कि जितने डिजिट्स आ रहे होंगे ना, ये नहीं कि अगर फर्स्ट करें 1 2 3 4 5 इस तरह से डिजिट्स चल रहे हैं तो इस तरह से अगर मैं बैकस्लैश डी करूंगी तो पहला डिजिट उसने कैप्चर कर लिया, दैट्स इट। लेकिन मैं उसे बता रही हूँ कि जितने भी अंत तक फीचर्स होंगे, जितने भी सॉरी नंबर्स जा रहे होंगे उस टेक्स्ट में, उन सबको कैप्चर करें, तो इसलिए मैंने प्लस का साइन लगाया है। ठीक, तो ये एक हो गया। फिर मैंने बैकस्लैश पॉइंट लिखा है, डेसिमल। इसका मतलब ये है कि डेसिमल जो पॉइंट है उसको भी ये कैप्चर करें। ठीक, बिकॉज मुझे पता चल गया कि मेरी स्ट्रिंग में फ्लोट वैल्यू है। ठीक, यानी कि पॉइंट्स में वैल्यूज है। तो इसको डेसिमल को भी कैप्चर करने के लिए मैंने बैकस्लैश पॉइंट लगाया। और फिर उसके बाद ताकि वो डेसिमल के बाद की वैल्यूज को भी सबको ले, तो मैंने दोबारा से बैकस्लैश डी प्लस, कि डेसिमल के बाद भी जितनी वैल्यूज है वो सारी ही कैप्चर करें। ठीक है, इसके बाद 6 8 9 10 जितनी भी वो वैल्यूज हो, लाइक वो हो सकती है 1 0, तो वो डेसिमल के बाद वो सारी भी कैप्चर करें। तो ये मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है जो कि फिर ये पूरी वैल्यू को मैम ये एक्सट्रैक्ट कर सकती है। यस। प्लस प्लस वाला दोबारा बता दो, प्लस क्यों लगाया? हाँ, प्लस का सिर्फ ये फंक्शन है कि उसने जितनी भी आगे डिजिट्स नजर आएंगे ना उन सबको कैप्चर करना। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे 75.6 है और अगर एक वैल्यू है 75.69821 समथिंग। ठीक, तो अगर मैं खाली बैकस्लैश टी लिखती फ्लोट के बाद, यानी यहाँ पे मैं बैकस्लैश पॉइंट के बाद मैं कह रही हूँ बैकस्लैश डी, तो उस बैकस्लैश डी का मतलब था कि उसने सिर्फ ये पहली वैल्यू लेनी है। मतलब पॉइंट के बाद मैंने बैकस्लैश डी लगाई, नहीं पॉइंट के बाद वो एक डिजिट पकड़ लिया उसने बस। ठीक है, तो यहाँ पे वो अगर ई या बैकस्लैश डी का मतलब ये था कि बाकी जितनी वैल्यूज है वो स्किप कर देगा। लेकिन मैंने इन सबको कैप्चर करना है तो मैं प्लस लगाऊंगी, तो जितनी भी नंबर्स आगे तक जा रहे होंगे उन सबको कैप्चर कर, एक या एक से ज्यादा जितनी है वो सारी। ओके, सो जस्ट ये है यहाँ पे। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। ओके, तो इस पे क्या हुआ है, पॉइंट से पहले जितनी वैल्यूज है और पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज और इवन पॉइंट, वो सारा इसने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक, किस में से, माई स्ट्रिंग जो मैंने यहाँ पे एक पास करवाई है, एक स्ट्रिंग या टेक्स्ट फॉर्म जो डाटा है वो पास करवाया है इसमें से। तो डॉट सर्च मेथड से वो हमारे पैटर्न के मुताबिक जो डाटा है वो इसमें से एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक, और लेटर ऑन हम उसे प्रिंट करवा सकते हैं फ्लोर की फॉर्म में, तो ये हमारे पास आ गया। तो पैटर्न्स हम मल्टीपल यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन की यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे चीट शीट देखा ही है। तो इसमें अब जैसे यहाँ पे तो डेसिमल पॉइंट के लिए बैकस्लैश डी लगा हुआ था। ठीक है, और अगर तो ये इसमें डी का मतलब ये कि डेसिमल डिजिट को कैप्चर करेगा, कैपिटल डी का मतलब है कि डेसिमल नहीं है। ठीक है, डिजिट। तो इस तरह से ये सारी, इस तरह से और भी ये हर सिंबल और ये रिस्पेक्टिवली सिंटेक्स में जो यूज हो सकता है ये यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ऑलमोस्ट सारा कम्प्रिहेंसिवली उसने बताया हुआ है। लेकिन हमने चूंकि सिर्फ इसमें अभी हमारा फोकस ये था कि हमने सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा को लेना, तो हमने इसमें डी वाला, स्मॉल डी वाला यूज किया और बैकस्लैश, राइट। ओके, सो अगर अब मेरे पास डाटा एक्सट्रैक्ट हो गया, सही, तो अब डाटा, ये तो मतलब न्यूमेरिकल डाटा आ गया, लेकिन फर्ज करें मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसे प्रॉब्लम है जिसमें मुझे टेक्सचुअल डाटा ही चाहिए, लाइक उसमें न्यूमेरिकल डाटा भी नहीं है कि मैं एक्सट्रैक्ट कर सकूँ, वो टेक्सचुअल डाटा ही है। फॉर एग्जांपल मेरे पास टेक्स्ट का में इतनी ज़्यादा मतलब ट्वीट्स पड़ी हुई है, रो कॉलम ट्वीट्स की रो है, यहाँ पे ईमेल का फर्स्ट मैंने डाटा है कि ईमेल्स का टेक्स्ट जो है वो सारा उस कॉलम में मौजूद है। सही, और उस बेस पे उसने ये मॉडल को ट्रेन करवाना है कि कौन सी ईमेल स्पैम है और कौन सी नहीं स्पैम। तो फर्स्ट श्योर वो इसमें सर्टेन कीवर्ड्स को पकड़ के वो देखे और उसमें वो क्लासीफाई कर सके, उन बेसिस पे डिसाइड कर सके कि क्या ये स्पैम है या नहीं। तो उस केस में तो हम ऐसा कोई न्यूमेरिकल डाटा नहीं है जिसको एक्सट्रैक्ट कर सके।
ठीक। तो उस केस में फिर हम क्या करते हैं कि हम टेक्सचुअल डाटा को ही डील करना है, उस फीचर को, तो हम उसमें वेक्टराइजेशन कर देंगे। ठीक है, वेक्टराइज कर देंगे टेक्सचुअल डाटा को। क्योंकि हमें पता है कि मॉडल जो भी साइकिल लर्न, स्पेशली साइकिल लर्न जो है वो न्यूमेरिकल डाटा पे काम करती है। तो अगर हमें टेक्सचुअल डाटा ही चाहिए एंड वी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट एनी अदर इन्फॉर्मेशन, हमें टेक्सचुअल डाटा पे ही काम करना है, तो हम फिर फर्स्ट ऑफ ऑल उसे वेक्टराइज करवाएंगे। तो टेक्स्ट को वेक्टराइज करवाने का क्या मतलब है? लिस्ट में दे देंगे मैम उसको, या ओके, सो वेक्टराइज करवाने का यही मतलब है कि हम उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे न्यूमेरिकल डाटा में। ओके। यस। तो क्योंकि हमें साइकिल रन के लिए मॉडल में इलेक्ट्रॉन यूज करने के लिए हम उसे न्यूमेरिकल इनपुट में ही कन्वर्ट, इनपुट ही चाहिए होता है ना, न्यूमेरिकल इनपुट। तो वेक्टराइज इज सिंपली कि हम उसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उसमें। और उसके लिए जो हम यूज करेंगे वेक्टर वेक्टराइजर, वो ये है TF-IDF। ठीक, हम उसे TF-IDF टेक्सचुअल डाटा को TF-IDF वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, सो बेसिकली अब TF-IDF वेक्टर जो है वो है क्या चीज़ है असल में? उसमें ना वो एक वोकेबलरी लिस्ट बनाता है, वोकेबलरी, ठीक है, वर्ड्स की, उसमें से वो जो वर्ड्स वो एक्सट्रैक्ट करता है ना टेक्सचुअल डाटा में से, और फिर उनको सर्टेन वेट असाइन कर देता है। और उन वेट, वो वेट असल में उसकी इंपॉर्टेंस बता रहे होते हैं कि इस वर्ड की उस टेक्स्ट में कितनी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अब इस चीज को जब वो इम्पोर्टेंस दे रहा होता है, वेट्स दे रहा होता है हर वर्ड को वेक्टराइज करते हुए, तो वो इसमें इन्फ्लुएंस नहीं होता कि वर्ड कितनी दफा आया डॉक्यूमेंट के अंदर। हो सकता है कि फॉर एग्जांपल द, ए, टू, इस तरह के जो छोटे जो वर्ड्स हैं जो कि फ्रीक्वेंटली किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर यूज हो रहे होते हैं, लेकिन इनका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है कि ये बता सकें, ये मेजर कीवर्ड्स नहीं है। ठीक है। तो बजाय इसकी को फ्रीक्वेंसी से मुतासिर होकर डॉक्यूमेंट में आया तो इसको वेट ज्यादा दे, तो इस चीज से वो इसके बगैर, लाइक बियॉन्ड दिस थिंग, वो क्या करता है, वो असल में देखता है कि वाकई एक्चुअली वर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, और उस बेस पे उनको वेट असाइन कर रहा होता है। इस फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट से वो मुतासिर नहीं होता। तो इसको अगर हम देखें तो ये एब्रिविएशन भी इस चीज का है, टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, TF-IDF वेक्टर। सो हमने देखा कि अगर हमारे पास टेक्सचुअल डाटा है तो हम रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू उसमें से न्यूमेरिकल डाटा को एक्सट्रैक्ट भी करवा सकते हैं, अगर उसमें न्यूमेरिकल डाटा ही हमारे काम का है। लेकिन अगर इन केस कि हमें टेक्सचुअल डाटा ही पे काम करना पड़े, तो फिर पहले हमें उस टेक्सचुअल डाटा को वेक्टराइज करवाना पड़ेगा। और उसके लिए हम यहाँ पे TF-IDF वेक्टर यूज करेंगे, वेक्टराइज करवाने के लिए उसको TF-IDF वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, और लेटर ऑन इसको हम यूज करेंगे। और TF-IDF वेक्टर क्या है, वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है न्यूमेरिकल इनपुट में, लेकिन उसमें वो जो वेटेज दे रहा है वर्ड्स को, वो फ्रीक्वेंसी से मुतासिर होकर नहीं दे रहा कि डॉक्यूमेंट में कितनी फ्रीक्वेंसी है। ठीक। ओके, और इसमें इसको अगर आप इसकी थ्योरी देखेंगे तो इट कुड बी वेरी कॉम्प्लेक्स, लाइक अगर आप TF-IDF फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ें, स्टार्स के थ्योरी, तो लेकिन यहाँ पे अगर पाइथन में देखा जाए तो इट्स जस्ट अ सिंपल 1 or 2 लाइन ऑफ कोड्स, राइट। जस्ट सिंपली आपने यहाँ पे इसको इंपोर्ट करवाया फीचर एक्सट्रैक्शन से इसके लर्न की लाइब्रेरी से TF-IDF फैक्टराइजर को। ठीक। अब उसमें दिखा रहा है कि डॉक्यूमेंट के अंदर इस तरह से, ये कॉलम में इस तरह से डाटा मौजूद है। ठीक। डॉक्यूमेंट के अंदर, राइट। अब उसमें उसने ओके, सो इस जस्ट लाइक अ डॉक्यूमेंट, लाइक इसमें वो कॉलम्स करने उसमें बताया हुआ है, जस्ट इस कि हमें रो वाइज हम देखें तो ये काइंड ऑफ अ स्टोरी लाइक जा रहा है। ओके, सो अब उसमें वो क्या कर रहा है, सिंपल था कि पहले उसने इनिशिएट करवाया, ऑब्जेक्ट बनाया, एक इंस्टेंशिएट किया या फाइल फैक्टराइजर को। लेटर ऑन उसमें जो भी हमारा डॉक्यूमेंट, जो जिस पे भी डाटा को हमने लेटर ऑन लाइक कन्वर्ट करना है, उसको डाटा सेट को उसने यहाँ पे फिर ट्रांसफॉर्म करवा दिया, जस्ट लाइक वी आर डूइंग इट प्रीवियसली। के हम रिस्पेक्टिवली ये सारी जो पहले भी हम इस तरह से देख चुके हैं कि हमने फंक्शंस वगैरह अप्लाई करने थे, स्टैंडर्डाइजर वगैरह, उसमें भी हम ये चीज़ें कर रहे थे, इनिशिएट कराया, ऑब्जेक्ट बनाया और फिर ट्रांसफॉर्म करवा दिया। ठीक। ओके, सो अब इसके हुआ हो क्या होगा? ठीक, इसमें अब वो लेटर ऑन उसने एक इनपुट, एक वेक्टर बनाया है जिसमें उसमें रिस्पेक्टिवली वोकेबलरीज भी होंगे और उसके रिस्पेक्टिव वेट्स डले होंगे उसमें। ठीक है। ओके। अब इसमें अब मैंने जब इसको वेक्टराइज करवा दिया, एज आई एम सेइंग कि हम इसे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट के लिए ईमेल है तो स्पैम है या नहीं है, तो मैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए यूज कर सकती हूँ उसे।
नेट्रॉन मॉडल प्रिडिक्शन है। तो फॉर एग्जांपल अब मुझे पता है कि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए हमने एक डिस्कस किया हुआ है मॉडल मशीन लर्निंग का। कोई याद आ रहा है कि कौन सा मॉडल हम अगर टेक्सुअल डाटा पे काम करना हो कौन सा वाला बेहतर हो सकता है इस इक्वेशन को देख के भी। मैम ये वाली जो इक्वेशन है ये मैंने पढ़ी हुई है, आई हैव स्टडीड इट। दिस इज बेजियन रूल, यस बेस यस थ्योरम। यस यस बेस थ्योरम। ओके, बेस थ्योरम ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट। हमने इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है अपने मॉडल में, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस डिटेल की इक्वेशन क्या बता रही है। और ये बायस थ्योरम पे बेस्ड हमारे पास हमने पढ़ा था कि नाइव बायस, हमारे पास नाइव बायस मॉडल है मशीन लर्निंग का, राइट। ये याद आ रहा बाकी सब पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने हमारे साथ लाइक पहले मशीन लर्निंग के मॉडल्स पढ़े हैं, तो उनको ये चीज़ आइडिया होगा कि नाइव बायस थ्योरम में हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि क्या रोल है उसका। ठीक, तो हम इस पे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए लेटर ऑन इस पे नाइव बायस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, और हमें पता है नाइव बायस थ्योरम जो कंडीशन प्रोबेबिलिटी यानी बेस थ्योरम कंडीशन प्रोबेबिलिटी की इस इक्वेशन पे बेस्ड है। तो उसकी एक असम्पशन ये भी थी कि ये सारे जो फीचर्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। ठीक, इनफैक्ट ये assumption बाकी मॉडल्स की भी है, लेकिन इट हाईली वर्क्स ऑन दिस assumption कि जितने भी फीचर्स हमने इसको फीड करवाए हैं वो सारे इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। तो इस तरह इस assumption की बेस पे क्योंकि ये काम करता है टेक्स्ट डाटा पे बड़ा अच्छा वर्क कर देता है। सही, और इसके अलावा इसमें क्योंकि हर फीचर इंडिपेंडेंटली ले रहा है इसलिए जो लार्ज डिमेंशनल डाटा है उस पर एफिशिएंटली काम करता है जितना मर्जी हाई डिमेंशनल डाटा हो, क्योंकि हर फीचर को इंडिपेंडेंटली लेने के लिए बड़ा एफिशिएंट है, तो इंडिपेंडेंटली उनको लेके काम कर लेगा हाई डिमेंशनल डाटा के ऊपर भी नाइव बायस थ्योरम। ठीक, सो ये यहाँ तक हमने देख लिया कि टेक्सुअल डाटा में हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए वेक्टराइजर के थ्रू इसको प्रोसेस करवा सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, ये क्लियर चीज़ है। मैम महानूर आपको क्लियर है? मैम ये वेट वेट कैसे साइन करता है? ऑलराइट, सो इसमें इसके लाइक TF-IDF वेक्टर की अगर हम थ्योरी देखेंगे तो वी मे बी एबल टू लर्न मोर अबाउट इट। लेकिन अभी फिलहाल के जस्ट ये है कि जस्ट उसकी इम्पोर्टेंस देख के कुछ इसके एल्गोरिथम में वो असाइन करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस इन होल डॉक्यूमेंट देख के, तो ओके। उसको उसके हिसाब से वेट असाइन करें कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको लग रहा है। और अगर इसको मजीद अगर आप रीड करना चाहें अपने एंड पे तो आई गेस जो ब्लॉग है जावा टी पॉइंट का उसमें भी इसके बारे में आई थिंक लिखा हुआ था, लेकिन आप इसको रीड करके इवन अपनी नॉलेज भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ जो भी आपको न्यू पता चलती है। ठीक, आल्सो यू कैन राइट एन लिंक्डइन आर्टिकल ऑन इट। ठीक है, जो भी आप न्यूज़ सीख रहे हैं इट्स रियली गुड प्रैक्टिस कि आप उसको लिंक्डइन आर्टिकल लिख के शेयर कर दें कम्युनिटी में, इट विल बी अ गुड रिकॉर्ड इन योर प्रोफाइल एज वेल। ओके, सो नेक्स्ट अब हमने जो आगे देखना है अभी फिलहाल के लिए अगर हमने जितना इस पे काम किया उस पे बेस्ड यहाँ पे कुछ कोड भी था जो कि वैसे तो आई गेस हमें क्लास में करना चाहिए था, बट आई हैव जस्ट सी अगर हाँ यहाँ पे ये है हम इसको क्लास में देख सकते हैं थोड़ा सा। तो मेरे पास यहाँ पे इन ये टेक्स्ट डाटा टेक्स्ट फीचर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंजीनियरिंग। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक हाइकिंग का एक जेसन फाइल में डाटा था। ठीक, और इसको मैंने रीड जेसन करके पांडा से रीड करवाया। ओके, तो इसमें से अगर मैं डायरेक्टली इस पे कोई पैटर्न रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह का एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए यूज़ कर रही थी ना तो ऑफ कोर्स वो एरर देगा बिकॉज इसमें भी मिसिंग वैल्यूज थी। ठीक है, तो बजाय इसके कि हम डायरेक्टली यूज़ करें मैंने इस पे फिर देखा कि मिसिंग वैल्यूज हैं। तो और स्पेशली ये कि मैं इसमें से क्योंकि लेंथ के कॉलम में से डाटा एक्सट्रैक्ट कर रही थी। ठीक है, कोई भी वैल्यू न्यूमेरिकल लेंथ के कॉलम में से देख रही थी। जैसे यहाँ पे आप देखें तो लेंथ के कॉलम के अंदर आपको यहाँ पे नजर आएगा कि उसने स्ट्रिंग वैल्यूज के साथ लाइक यहाँ पे माइल्स के साथ कुछ न्यूमेरिकल डाटा है। ठीक है, तो मैं ये चाहती हूँ कि ये माइल्स वाले तो वर्ड हट जाए और जो न्यूमेरिकल डाटा ये ही एक्सट्रैक्ट हो जाए इस लेंथ के कॉलम में से। ठीक, तो हमने देखा है कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू हमने इस कोर्स में देखा है कि हम न्यूमेरिकल डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं।
ठीक। तो उससे पहले मैंने ये किया कि मैंने देखा कि इसमें क्योंकि मिसिंग वैल्यूज थी, बिकॉज करेक्टली वो काम नहीं कर रहा था। अ, तो मैंने देखा कि मिसिंग वैल्यूज कुछ हैं, तो इसको मैंने रिमूव किया सबसेट स्पेसिफिकली लेंथ का, क्योंकि मुझे लेंथ से ही जस्ट में काम करना था, तो मैंने इसमें सबसेट लेंथ का बना के फिलहाल के लिए मैंने जो सारी वैल्यूज को ड्रॉप करवा दिया, क्योंकि अपेरेंटली है भी जा रही थी, तो वो ड्रॉप हो गई और अभी जीरो हो गया। और इलेक्ट्रॉन फिर वो रेगुलर एक्सप्रेशन का जो कोड था वो सही रन कर रहा था इसके ऊपर। वरना वो ये एरर दे रहा था कि नन टाइप ऑब्जेक्ट को वो इस तरह से डील नहीं करता, कुछ इस तरह से एरर। वो नन टाइप ऑब्जेक्ट का एरर इसी वजह से था कि इसमें एन वैल्यूज आ रही थी, जो स्पेसिफिक कॉलम हम डील कर रहे थे उसमें। ओके, सो अब मुझे इसमें से लेंथ की जो कॉलम है उसमें से हमने ऊपर देखा कि फ्लोट वैल्यूज हैं कुछ। ठीक। फ्लोट वैल्यू में डेसिमल में वैल्यू गिवन है, जैसे 0.8, 1.0, 0.75। ठीक, तो हमने इसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो कैसे करेंगे? अब इसको अगर आप कोड यहाँ पे मुझे कंप्लीट करवाएं। यस। कौन करवाएगा? लाइक अब ये यहाँ पे मैंने मतलब इंपोर्ट किया हुआ है यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन को। लेट मी जस्ट डू इट अगेन, मैंने इसको स्टार्टिंग पे लिखा था। इट ओके। तो अब यहाँ पे मुझे जो भी मेरे यहाँ पे पर्टिकुलरली स्ट्रिंग है लेंथ के नाम से, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि उस लेंथ के नाम से जो स्ट्रिंग है उसमें से फ्लोट में जो डाटा मौजूद है उसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँ। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? RE डॉट। जी। एनीवन? हमने भी थोड़ी देर पहले देखा था इसका कि रेगुलर एक्सप्रेशन से कैसे सर्च कर रहे थे। यस। अब जी। यस, सर्च। और आगे? वो फॉरवर्ड, फॉरवर्ड क्या बोलते हैं उसको, फॉरवर्ड स्लैश डी, बैक। यस, बैक स्लैश। यस। बैक मैं स्लैश डी इसको प्लस, डी प्लस, D+। एंड देन अगेन बैक स्लैश डॉट, बैक स्लैश डी प्लस, ओके, ठीक देन है, तो बैक। मैंने ओके। और फिर दोबारा बैक स्लैश तो नहीं आएगा एंड में? और इसमें वो लेंथ, लेंथ, जो स्ट्रिंग है जिसमें से फाइंड आउट करना है, मैं यहाँ लेंथ। पे लिख दूंगी। ओके, सही। तो बेसिकली ये पैटर्न मैंने कोमा में लिखना है, ठीक है, कोटेशन मार्क में। ओके। और मैं इसमें से फ्लोट, और मैं यहाँ पे करूँगी कि माई डॉट जीरो, ताकि वो इसको यहाँ पे उसका फ्लोट में करवा सके। ओके। ओके, सो अब मैं इसका जो मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया है इसको मैं अब अप्लाई करवाना चाह रही हूँ लेंथ के कॉलम में। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ लेंथ के ये इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए रिटर्न माइलेज का ये फंक्शन बनाया है, ठीक है, इसको डिफाइन कर दिया। और मैं अब इसको अप्लाई जिस पे भी करूँगी, लाइक यहाँ पे मैं इसको अपने हाइकिंग के डाटा पे अप्लाई करती हूँ कि हाइकिंग के डाटा सेट के अंदर लेंथ का कॉलम है, और उस पे मैं अप्लाई करवा रही हूँ अपना ये फंक्शन रिटर्न माइलेज का। रिटर्न माइलेज के नाम से फंक्शन है वो अप्लाई कर रही हूँ। सो इट शुड। ओके, सो ये मेरे पास इस तरह से अब लेंथ इन नंबर्स यहाँ पे शो हो रही है कि लेंथ में पहले क्या था, ओरिजिनल कॉलम के अंदर 0.8 माइल्स, लेकिन जो हमने लेंथ नंबर के नाम से एक अलग से कॉलम बनाए हैं डाटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद, उसमें खाली न्यूमेरिकल डाटा आ रहा है 1, 0.75, 0.50, 0.50। तो इस तरह से मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू अपने हाइकिंग डाटा के लेंथ में कॉलम के अंदर से ये निकाल दिया वैल्यू, राइट। ओके, सो नेक्स्ट था विक्टराइजिंग टेक्स्ट, हमने जो पढ़ा, ठीक है, उसमें मैंने यहाँ पे एक वॉलंटियर का डाटा सेट है उसको यूज़ किया। ओके, सो उसमें से
यहाँ पे मैंने पहले देखा, मैं अगर डायरेक्टली अगेन इसमें भी वेक्टराइजर अप्लाई कर रही थी ना, तो डेफिनेटली वो एरर दे रहा था नन टाइप ऑब्जेक्ट का ही। तो मैंने जब उसमें यहाँ पे अपनी आसानी के लिए जो भी मेरे रेलिवेंट कॉलम था, उसमें से मैंने डायरेक्टली ड्रॉप करवा दिया। ठीक है। यानी यहाँ पे कैटेगरी डिस्क्रिप्शन का एक वॉलंटियर डाटा सेट में एक कॉलम था, जिसमें 48 एन वैल्यूज थी। ठीक, तो मैंने वो सारी हम इससे बेस्ट वे तो ये भी है हम इंप्यूट वगैरह करें, लेकिन इसमें जस्ट पर्पस क्योंकि यही था कि वेक्टराइज करवा के जस्ट एक लर्न ही करना है, तो मैंने सिंपली इसको जस्ट ड्रॉप एने करके सारी वो रोज ही ड्रॉप करवा दी। उसके बाद देखा तो मेरे से जो रेलेवेंट कॉलम था जिसको मैं डील कर रही थी वेक्टराइज करने के लिए कैटेगरी डिस्क्रिप्शन का, तो उसमें सारी वैल्यूज क्योंकि ड्रॉप हो गई थी तो वो जीरो हो गया लेटर ऑन। ठीक है। तो डाटा क्लीन हो गया रिलेटिवली। अगर मैं इसको डाटा को अगर हम ऐड करके देख भी लें कि इस डाटा में डिस्क्रिप्शन के अंदर है क्या, तो यू विल सी कि यहाँ पे ये है। ठीक है। ये इसमें ये टेक्सचुअल डाटा है। ठीक। तो टेक्स्ट में डाटा मौजूद है। अब इस टेक्स्ट डाटा में कोई न्यूमेरिकल ऐसी वैल्यू भी नहीं है कि जो हम एक्सट्रैक्ट करवाने अपने मॉडल के लिए। सो वी हैव टू डील विद दिस टेक्सचुअल डाटा, और हमें पता है कि हमने अगर इसको डील करना है तो हमें वेक्टराइज करवाना पड़ेगा। ठीक। तो हमने यहाँ पे वेक्टराइज करवाने के लिए इस कैटेगोरिकल डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो एन वैल्यूज वाली मैंने ड्रॉप करवा दी, उसको ट्रीट करवाया। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसके अंदर ओके, सो यहाँ पे मैंने एक टाइटल के कॉलम को किया हुआ है फिलहाल के लिए। मैं इसको डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम को भी कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे फिलहाल काम करने के लिए मैंने टाइटल वाले को यूज़ किया। टाइटल वाले के अंदर भी टेक्सचुअल डाटा ही है सारा। ये इसमें भी टेक्सचुअल डाटा ही है सारा। ठीक, तो मैंने इसको यहाँ पे फिलहाल के लिए वेक्टराइज कराया। ऑफ कोर्स वी कैन डू द कैटेगरी डिस्क्रिप्शन एज वेल। और इसमें कोई एन एन वैल्यू नहीं थी पहले से ही, तो ड्रॉप एन करने का भी इस पर कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सारी यूनिक वैल्यूज इसमें मौजूद है। ठीक, और इसके अलावा इसमें मैंने सिंपली टी एफ आई डी एफ वेक्टराइजर इनिशिएट करवा के सिंपल जो मेरा यहाँ पे कॉलम था, जो भी डाटा सेट था, उसको मैंने फिर ट्रांसफॉर्म करवा दिया। ठीक। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चराइजेशन हुई है। और जहाँ पे मैं क्लासिफिकेशन के लिए डेफिनेटली ये तो जस्ट मैंने देख लिया कि वेक्टराइज करते हैं कैसे, टाइटल का लगा के। लेकिन इसका कोई काम ज़्यादा होगा नहीं मॉडलिंग में, बिकॉज इससे टाइटल की बेस पे हम कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन या क्लासीफाई नहीं कर सकते। ठीक, अगर मुझे क्लासिफिकेशन करनी है तो कोई मीनिंगफुल होना चाहिए, तो उसमें कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन का जो डाटा था जिसमें बता रहा है कि कैटेगरी की क्या अलग डिस्क्रिप्शन है यूनिक। ठीक, वो मैं से यूटिलाइज करना चाह रही थी। तो मैंने अब उसमें से आ, ये कैटेगोरिकल डाटा को वाई इसके लिया। ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली टेक्सचुअल डाटा ही दिखाती हूँ ना इस पे, अब यहाँ पे बेसिकली मैंने विदाउट वेक्टराइजेशन यूज किया डाटा को। तो अगर मैं बगैर वेक्टराइजेशन के डाटा को ले रही हूँ इसमें, तो क्या हो रहा था कि मैंने कैटेगोरिकल डिस्क्रिप्शन क्योंकि इस बेस ये इसको मैंने वाई कह दिया कि इस बेस पे मैं प्रिडिक्ट करवाना चाह रही हूँ। ठीक है, कि कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक, तो मैंने बाकी सारे, अब यहाँ पे मैंने एक्स में ये एक एरे दी है जो मैंने ऊपर यहाँ पे बनवाई थी। ओके, सो असल में यहाँ पे मैं जस्ट अ मोमेंट, मैंने इसमें ओके वेक्टराइजर का यूज कर लिया यहाँ पे। एक्चुअली आई एम सॉरी फॉर दिस, जस्ट मूव इट देन। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक्स वाले में वेक्टराइजर यूज किया, यानी कि मैं यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बनाया था ना ये वेक्टर, इसमें टाइटल वाला। ठीक है। तो इस टाइटल वाले जो वेक्टर मैंने बनाया हुआ था इसको मैंने यहाँ पे एक्स में दे दिया। अब चूंकि ये एक वो एरे की फॉर्म में था, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे टू एरे लिख दिया ताकि ये वो इस वैलिड फॉर्म में आ जाए। अदरवाइज वो लाइक इसको कैप्चर नहीं था करा। इट विल बी आई गेस इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, ये डाटा इसमें मौजूद होगा। तो देखते हैं। ठीक है।
तो इस तरह से वैल्यूज हैं कुछ यहाँ पे। ठीक, तो बेसिकली इसमें ओके, सो इसमें इंडेक्स है, उसके रिस्पेक्टिव वेट है, और इस तरह से कुछ इसने यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है। तो वोकेबलरी के साथ, इंडेक्स नंबर के साथ, तो हमने यहाँ पे इसमें से जो एक्स वैल्यू थी, ठीक है, जो मैंने उसको एरे में कन्वर्ट करवा के यहाँ पे फीड करवाया, और फिर उसके बाद वाई जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया कि मैं कैटेगोरिकल डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे क्योंकि प्रिडिक्ट करवाना चाह रही हूँ। ठीक, तो इनपुट डाटा जो मैं दे रही थी उसको मैंने न्यूमेरिकल कर लिया हुआ था, तो उसको मैं यहाँ पे यूज़ करवा सकती हूँ। ठीक, और स्ट्रेटिफाई भी वाई के अकॉर्डिंग की है। ट्रेनिंग अब डायरेक्टली यहाँ पे मैं कर रही हूँ। ठीक, तो ये मेरे पास कुछ वैल्यू आई है एक्यूरेसी की 55। अगर मैं यहाँ पे टी एफ आई मतलब ये जो टेक्स्ट आईडी जो मैंने वेक्टर बनाया था इसको मैं यूज़ ना करती, अगर मैं खाली कोई इसमें इसकी जगह पे कोई एक्स में कोई और वैल्यू देती, यानी मैं यहाँ पे अगर फर्स्ट करें एक्स लिख देती हूँ वॉलंटियर, और एज इट इज़ जो मैंने टाइटल का कॉलम था उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ, और यहाँ पे मैं इसकी जो बजाय एक्स लगाती, तो क्या ये वर्क करना था? आर यू गाइस विद मी? यस यस मैम। तो ये क्यों नहीं वर्क किया? ये टेक्स्ट में। यस यस, दैट्स फाइन। बाकी सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सुन रहे हैं या फिर सो गए हैं? जी। सरशीराज। सर शिराज वैसे भी ज्यादा नहीं बोलते वैसे क्लास में, वो मैसेज कर देते होते हैं। हाँ जी। हुजैफा। सर हुजैफा। सर जैफा के लगता है आज न्यू क्लास है, तो ही इज रियली साइलेंट। अच्छा। जी सर हुजैफा, आर यू देयर? I found ma'am Manur is also, I found her in Python language as well. ओके, यस शी इज मॉडरेटर देयर आई गेस। ग्रेड भी करती है ना सेशंस, सो दैट्स व्हाई। यस शी इज इन दैट क्लास। ओके, सो अच्छा यहाँ पे, यस आपने कुछ कहना है? नहीं मैम नहीं। ओके ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ना एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे इसलिए क्योंकि टेक्स्ट डाटा था, तो मैंने ऊपर जो कराया हुआ था ना इसको वेक्टर, ठीक है, टाइटल को उसको मैंने यूज किया यहाँ पे। मैम ये टेक्स्ट डाटा इसलिए एक्सेप्ट नहीं हो रहा कि साइकिट लर्न टेक्स्ट को नहीं लेती। यस जी, जितने भी मॉडल्स हैं मशीन लर्निंग के वो न्यूमेरिकल डाटा पे काम करते हैं, स्पेशली जो scikit-learn से हम लोग यूज कर रहे होते हैं। ठीक, तो scikit-learn doesn't work on the textual data, सही, so we have to actually transform them into numerical input and then only we can process it further for modeling। तो अब मैंने इसको रन किया है वेक्टर करके, तो इसमें मुझे कुछ 55 इस तरह से वैल्यू आई है। ठीक, क्योंकि हमने फीचर अच्छा सेलेक्ट नहीं किया था इसमें, फीचर मैंने टाइटल सेलेक्ट किया हुआ। ठीक है, तो टाइटल की बेस पे वो कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन करे, इट इज़ नॉट अ वेरी गुड फीचर सिलेक्शन। तो ये डिपेंड करता है कि हमने फीचर कौन सा सेलेक्ट किया, उस पर भी एक्यूरेसी बड़ी मैटर करती है, नॉट जस्ट ओनली द प्री प्रोसेसिंग और फीचर एक्सट्रैक्शन थिंग। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इसलिए फीचर सिलेक्शन का है। तो ये भी प्री प्रोसेसिंग का लाइक एक पार्ट ही है कि फीचर जो हम स्टैंडर्डाइजेशन पहले कर रहे थे, हमने पहले स्टैंडर्डाइजेशन के मेथड्स देखे, फिर हमने यहाँ पे जो है एक्सट्रैक्शन के मेथड्स देख लिए, फीचर इंजीनियरिंग देख ली कि हम न्यू कॉलम्स कैसे बनाने एफिशिएंटली बनाने के लिए इस मॉडल को। तो अब एक मजीद जो हमने आज पढ़ना है वो है फीचर सिलेक्शन। ठीक, कि हमें फीचर भी सिलेक्ट करते हुए वी हैव टू वेरीफाइज, अदरवाइज वी विल लूज सम एक्यूरेसीज। ठीक, तो फीचर सेलेक्ट करने के लिए हम इसमें ये मेथड फीचर इंजीनियरिंग से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? How this method of feature selection is different from feature engineering? Maybe we convert text into numerical form, I think. नहीं नहीं, यहाँ पे हम सिलेक्शन कर रहे हैं, फीचर सिलेक्शन है, नॉट द फीचर एक्सट्रैक्शन। What is the difference in selection and extraction?
एक्सट्रैक्शन जैसे हमने पहले देखी, ठीक, जिसमें मैं डाटा को या तो वेक्टराइज करवा रही हूँ, फिर उसमें से इंफॉर्मेशन ले रही हूँ, ठीक है, या फिर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर रही हूँ, उसमें से न्यूमेरिकल डाटा एक्सट्रैक्ट करवा रही हूँ, ठीक। लेकिन यहाँ पे मैं फीचर सिलेक्शन की अगर बात करूँ तो इसका मतलब ये कि मैं ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं उसमें से सिलेक्शन कर रही हूँ, ठीक है। तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम फीचर इंजीनियरिंग? हमने एक पहले वर्ड पढ़ा था फीचर इंजीनियरिंग का। फीचर इंजीनियरिंग में हम लोगों ने देखा था कि हम न्यू कॉलम्स को भी बनाते हैं, ठीक है ना। फीचर इंजीनियरिंग इज अबाउट मेकिंग न्यू कॉलम्स, ओके ओके। राइट। जिसमें से हम डाटा को सेग्रीगेट करके एक अलग से, जैसे हमने पहले भी अगर टेम्परेचर का भी अगर देखें तो पहले एक स्ट्रिंग में सिर्फ डाटा था, तो हमने एक नया कॉलम बना के उसमें से एक्सट्रैक्ट की वैल्यू और एक नया कॉलम आ गया, ठीक, टेम्परेचर के नाम से, जिसमें से मैम योर वॉइस इज गॉन। एम ऑडिबल? यस। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। लाइक मैं ये बता रही थी कि बेशक सारी चीजें हुई हुई थी, यहाँ पे डाटा क्लीन था, बट स्टिल क्या हुआ था, एक्यूरेसी इतनी कम आई बिकॉज हमने फीचर सही सिलेक्ट नहीं किया हुआ था। सो फीचर सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इसमें जैसे यहाँ पे फीचर सेलेक्ट करना कैसे जरूरी है, जैसे यहाँ पे एक तो ये है कि नॉइस रिड्यूस होगा कैसे। अब एक ही जैसी इंफॉर्मेशन है, इतनी ज्यादा वैल्यूज आई हुई है, लाइक अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात बता रही हूँ मैं, तो उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए मैं इतने ज्यादा जियोग्राफिकल फीचर्स बता रही हूँ, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, स्टेट, सिटी, ठीक। तो मैं इसमें से सिर्फ एक वो सिग्निफिकेंट चूज करूँ फैक्टर जो जोग्राफिकली उसको डिस्टिंक्ट कर रहा हो, और बाकी सारे जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं उनको मैं, फीचर्स हैं उनको मैं रिमूव कर दूँ, ड्रॉप कर दूँ। Yes, it can help us to reduce overfeeding, लेकिन बाज का होता ही है कि ओवरफीडिंग के बजाय वो एक तरह से कह लो कि एक्यूरेसी जो है वो रिड्यूस ही हो रही होती है, ठीक। कि ओवरफीडिंग में आपकी एक्यूरेसी स्कोर बहुत ज़्यादा हाई भी आते हैं, क्योंकि वो एक सर्टेन चीज़ पे बहुत ज़्यादा ही ट्रेन हुआ होता है, तो उससे एक पर्टिकुलर चीज़ के उसके बहुत ज़्यादा 100% भी एक्यूरेसी आ जाएगी आपकी। तो उसमें ये होता है कि वो एक सर्टेन चीज़ पे बहुत ज़्यादा ट्रेन हो गया, तो हम कहते हैं ओवर फिट हो गया, और बाकी चीज़ों पे वो शायद सही काम नहीं करता। लेकिन यहाँ पे केस ये भी है कि जब हम फीचर्स बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हैं तो मॉडल की परफॉर्मेंस इस तरह से मुतासिर होती है कि अब उसे सही पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्ट जो सही रेलेवेंट अच्छे फीचर्स थे वो स्पेस में वो उसको यूज करे, जितनी ज्यादा फीचर्स है उतने ज्यादा डायमेंशंस है, ठीक है, और उतने ज्यादा उसको मॉडल को जो है मतलब कि जो इरेलेवेंट फीचर्स हैं वो भी उसमें इम्पैक्ट कर रहे होंगे, तो उसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल जो है इन्फ्लुएंस होती है इस पे, जब वो उसको फीचर्स जो स्पेस में उसको ओरिएंट कर रहा होता है फीचर्स को, ठीक। तो यहाँ पे अब जैसे ज्योग्राफिकल फीचर्स के इरेलेवेंट, मतलब ये वही सेम बात को बताने के लिए डिफरेंट फीचर्स हैं, तो एक ही ले लो, ठीक है। और अगर कोई फीचर्स स्टैटिस्टिकली बहुत ज़्यादा हाईली कोरिलेटेड है, ठीक, तो हमने पढ़ा था कि स्पेशली पियर्सन कोरिलेशन में अगर वो हाईली कोरिलेटेड हो तो इट्स मीन कि उनकी डायरेक्शन भी सेम सेम डायमेंशन में है वो। यस, वी कैन यूज द कोरिलेशन कोफिशिएंट टू फाइंड कि हमें कौन से वाले चाहिए, तो हम कोरिलेशन कोफिशिएंट के थ्रू भी इसको फाइंड कर सकते हैं। यस, हमने ये वाला मेथड पढ़ा हुआ है, ठीक। लेकिन और भी मेथड्स हैं कोरिलेशन के अलावा जिनसे हम मैनुअली या ऑटोमेट करके भी फीचर सिलेक्शन कर सकते हैं। सो देयर कैन बी मल्टीपल वेज एक्चुअली, हम एक खाली कोरिलेशन की बेस पे नहीं है, इसके अलावा और भी, जैसे हम वेरिएंस का कोई थ्रेशोल्ड भी बना सकते हैं, ठीक है, कि इस वेरिएंस से ज़्यादा वाले होंगे तो वो लेने हैं या नहीं लेने, एक इस तरह से यूनिवेरिएट स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं।
यस टेक्निकली जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है, यस वी कैन यूज दोस एज वेल, जिसकी बेस पे हम ये फीचर्स को सिलेक्ट करें। ठीक है, तो मेन पर्पज ये है कि नॉइस रिड्यूस हो सके, जो वेरिएंस है वो ओवरऑल कम हो सके। ओके, सो इसमें जैसे एक और इसके अलावा ये भी है कि रिडंडेंट फीचर्स, इसकी बात हम काफी दफा कर चुके हैं कि इसमें हम जो कोरिलेटेड फीचर्स हैं उनको रिमूव करते हैं, और डुप्लीकेट फीचर्स को भी रिमूव करेंगे, नॉइसी फीचर्स को भी रिमूव करेंगे रिडंडेंट में। फॉर सिलेक्टर फॉर फिल्टर डाटा, इसकी मुझे वैसे समझ नहीं आई। हम सिलेक्ट कर रहे हैं डाटा को, यानी हम इसमें से वो फीचर्स सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो जो रिडंडेंट होते हैं वो ज्यादातर हाईली कोरिलेटेड होंगे फीचर्स, तो उनको भी रिमूव कर देंगे। ठीक। ओके, सो तो मैनुअल रिमूवल में तो ये भी हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे जोग्राफिकल फीचर्स की बेस पे किया था, रिमूव कर दिया। इस तरह से जो स्टैटिस्टिकली कोरिलेटेड फीचर्स हैं उसके एक ये भी वजह है, जैसे मैंने बताई कि वो एक ही सेम डायरेक्शन में फिर हो रहे होते हैं, तो लीनियर मॉडल्स जो हैं अक्सर जो हम यूज करते हैं वो इस चीज पे बड़ा डिपेंड करते हैं कि फीचर्स इंडिपेंडेंट हो। राइट। तो हम अक्सर जो कोरिलेशन यूज करते हैं बेसिकली वो पियर्सन कोरिलेशन है, जो हम निकाल रहे होते हैं, पियर्सन मेथड होता है। तो उसमें ये चीज होती है कि जितना ज्यादा हाईली कोरिलेटेड है, इसका मतलब है वो स्पेस में एक ही डिमेंशन में टुगेदर काम करे, तो इस समहाउ कि वो जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा मॉडल की परफॉर्मेंस। सो इसलिए हम ये मेक श्योर करते हैं कि आपस में बहुत ज्यादा हाईली कोरिलेटेड ना हो। ठीक। और इंडिपेंडेंट फीचर्स हो। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे कोरिलेशन निकाल के डाटा फ्रेम को चेक कर सकते हैं कि जो सा ज्यादा हो, और हम इसमें कोई थ्रेशोल्ड देख के ऑटोमेटिकली भी सिलेक्ट करवा सकते हैं, और कोई लूप में के या फंक्शन डिफाइन करेंगे कि इस थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, या फिर जैसे एक यहाँ पे वेरिएबल है अगर, तो एक से ज्यादा के साथ अगर कोरिलेटेड है तो इसका मतलब है इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, उसकी वैल्यू किसी सर्टेन थ्रेशोल्ड से ज्यादा आ रही है एक से ज्यादा कॉलम्स के साथ, तो हम उसको रिमूव करवा देंगे। Yes, somehow filter, I guess. Can you unmute yourself and tell about it? यस, हम फिल्टर ही करेंगे, हम बाकी ड्रॉप करवा सकते हैं, हम सिलेक्ट कर लेंगे सिंपली, हम एक्स में वेरिएबल जब हम दे रहे होंगे फीचर्स का, तो उसमें वही वाले कॉलम्स डाल देंगे। तो बाकी हमें इसके अलावा और कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है कि हम उसमें डिलीट करने बैठ जाएं, या फिर फिल्टर लाइक इट्स फिल्टर ऑटोमेटिकली इस तरह से हो जाएगा ना, जैसे मैंने एक्स में वेरिएबल जब मशीन लर्निंग में एक्स और वाई डिफाइन कर रही थी ट्रेन टेस्ट फिर से पहले, तो मैं उसमें ऑटोमेटिकली एक तरह से वही फीचर्स जब सेलेक्ट करके डाल रही हूँ, तो दे आर फिल्टर। तो फिल्टर वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ओके, सो ये तो सिंपल था जो हमने बड़ी दफा पढ़ लिया कि कोरिलेशन यूज करके हम कर सकते हैं रिडंडेंट फीचर्स मैनुअली रिमूव कर सकते हैं, या यूनिवेरिएट एनालिसिस के थ्रू यस रिमूव कर सकते हैं। तो ये वाली चीजें तो हम लोगों ने बहुत दफा पहले कर भी ली हुई है प्रोजेक्ट्स के अंदर। लेकिन जो न्यू चीज है यहाँ पे वो ये है कि हम जो वेक्टराइजेशन बनाई होती है, अब टेक्स्ट डाटा है तो उसमें से अगर मुझे फीचर सेलेक्ट करना है, कोई सीवर है और मेरे पास सारा टेक्स्ट डाटा है, तो टेक्स्ट वेक्टर्स के थ्रू मैं कैसे फीचर सेलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, मेरे पास अब वेक्टर की फॉर्म में डाटा होगा। सो वही मैं चीज जैसे बता रही थी कि जो वेक्टर होता है उसमें कुछ इस तरह से वैल्यूज आई होंगी। ठीक है, बल्कि ये इसमें से सिर्फ उसने एक चीज एक्सट्रैक्ट की है, वोकैबुलरी। अब हमें जो है हमें बाज का तो पूरा वेक्टर नहीं भी चाहिए। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट को उसने वो उसने पकड़ के टेक्स्ट में किया हुआ है, तो हमें उसमें से जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है सिर्फ वही सिलेक्ट करनी है, तो हम वेक्टर के अंदर से भी जो है चीज़ें रिस्पेक्टिवली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि वेक्टर के अंदर उसने वर्ड्स को वेटेज दी हुई है, हर एक वर्ड को, तो हम वेट के हिसाब से उसमें से कहते हैं कि सिर्फ टॉप 20 वेटेड वर्ड्स ही सिर्फ हमें दिखाओ। ठीक है, मतलब कि वही सिर्फ यूज करने हैं फीचर के तौर पे और मॉडलिंग में। ठीक। तो बाकी की जो वर्ड्स है जारी बात है, जिसका वेट जितना ज्यादा है उतनी इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो हम अगर टॉप 20 ले रहे हैं इसका मतलब है हमने हाईली इंपॉर्टेंट वर्ड जो थे टॉप 20 वो ले लिए हैं, और बाकी हमने ये 20% टॉप 20% हमने ले लिया, और बाकी सारा हमने जो है उसमें से रहने दिया, उसको सिलेक्ट ही नहीं किया। ठीक।
तो अब यहाँ पे इसमें इटरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि हर दफा मैं अगर टॉप 20 वर्ड्स ही ले रही हूँ, वेट वाले टॉप 20 वेटेड वर्ड्स ले रही हूँ, तो वो अ, अच्छा ही एक्यूरेसी दे। इट्स नॉट पॉसिबल। हमें बाज़ का इटरेशन भी करनी पड़ती है, बार बार मल्टीपल डाटा सेट डिफरेंट सबसेट्स लेने पड़ते हैं यहाँ पे वेटेड वर्ड्स के, देखने के लिए कि कौन सा सबसे ज़्यादा बेटर हो सकता है। सो इट्स काइंड ऑफ एन इटरेटिव प्रोसेस टू गेट द मैक्सिमम एक्यूरेसी। लेकिन अपेरेंटली यूजली जो हम कर सकते हैं कि जैसे हम मतलब एक बताने की बात है जस्ट कि हम इसमें से भी फिल्टर कर सकते हैं अपने रेलिवेंट फीचर्स को। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे के टॉप 20%, तो उसमें से यानी हाईली इंपॉर्टेंट जो उसको लगे थे ना वेक्टर में, उन्होंने जो उसे टॉप वेट्स दिए हुए थे वो वाले मैंने एक्सट्रैक्ट किए। ठीक। तो ओके, सो हमें ये पता है कि जो TF-IDF वेक्टर है वो किस तरह से लुक करता है, कि उसमें वर्ड होता है, इंडेक्स वाइज उसने वर्ड दिए होते हैं, और वर्ड के साथ साथ उसके वेटेज होते हैं, यानी कि उसने वोकैबुलरी की लिस्ट भी बनाई होती है। अब जैसे यहाँ पे मैंने अगर एक्सेस करना चाहूँ तो मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे, मैंने जो मेरा वेक्टर था ना TF-IDF वेक्टर, ठीक है, उसमें से मैंने डॉट वोकैबुलरी अंडरस्कोर। तो जब मैंने डॉट वोकैबुलरी अंडरस्कोर किया, इसका मतलब ये है कि मैं इसमें से क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं इसमें से सिर्फ देखना चाह रही हूँ इस वेक्टर के अंदर उसने वोकैबुलरी की कौन सी लिस्ट जो डिक्शनरी फॉर्म में वोकैबुलरी क्या बनाई हुई है। सो ये इंडेक्स इसने यहाँ पे लिखे हैं 0 1 2 3 4, और ये वोकैबुलरी है जो उसने डॉक्यूमेंट्स में से निकाली है। ठीक है, जो इंडेक्स वाइज इस तरह से प्लेस हुई है 200 2 4 हेड LA। ठीक, तो ये सारी वोकैबुलरी जो उसने टेक्स्ट में से निकाली उसको इंडेक्स वाइज यहाँ पे उसने एक डिक्शनरी बनाई हुई है। ठीक, वो मैंने यहाँ पे इस वेक्टर के अंदर से निकाल दी। तो एक तो उसने इंडेक्स वाइज वर्ड्स, और इसके अलावा उसकी वेटेज भी दी होगी। ठीक है, तो वेट वेट उसका रिस्पेक्टिवली क्या दिया होगा वो हम डॉट डाटा से निकाल सकते हैं। उस वेक्टर के अंदर से डॉट डाटा करूंगी तो उसका वेट भी निकल आएगा रिस्पेक्टिवली, और मैं इवन की किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के वर्ड का वेट भी देख सकती हूँ इन पर्टिकुलर इंडेक्स पे। जैसे यहाँ पे इंडेक्स 3 पे हेड है, तो उसका क्या वेट है वो भी यहाँ पे निकल जाएगा। इसके अलावा अ, मैं इसमें से रिस्पेक्टिव उसके जो इंडिसेस हैं वो भी यहाँ से निकाल सकती हूँ। ठीक। ओके, तो ये समहाउ एक था, और इसके अलावा सब सेटिंग के लिए यानी कि हमने यानी एक पर्टिकुलर वर्ड अगर लेना है उसके पर्टिकुलर इंडेक्स का तो हम वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे आगे मजीद क्या देखते हैं कि किस तरह से कर रहा है। अब उसने क्योंकि यहाँ पे वर्ड को लाइक वेट वाइज उसने देख लिया था। अब यहाँ पे मैंने देखा कि इंडेक्सेस ये लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं यूजली, ये सॉरी राइट साइड पे आ रहे हैं यूजली, ये लेफ्ट साइड पे होते हैं, राइट, यानी 0 1 2 इस तरफ लिखा होता है। तो एक तो मैं इसमें मजीद वर्ड के वाइज इसको देखने के और इसको जिप करने मतलब कर लूँ अगर डाटा को एक फॉर्म में प्रिंट करवाने के लिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, पहले तो इसको थोड़ा अरेंजमेंट चेंज कर लूँ। ठीक है, इंडेक्सेस को मैंने लेफ्ट साइड पे कर दिया, सिंपली इसका ऑर्डर यहाँ पे चेंज करके, यानी वैल्यू और की पेयर बना हुआ था पहले, तो मतलब की वैल्यू पेयर उसको मैंने वैल्यू की पेयर में इस तरह से कर दिया। ठीक है, तो अब वो यहाँ पे इन्वर्स हो गया ऑर्डर, इंडेक्सेस इस तरफ हो गए और उसकी रिस्पेक्टिव वर्ड्स की वोकैबुलरी इस तरफ आ गई है, वो प्रिंट करवा रही। फिर उसके बाद मैं उसको सबको जिप कर सकती हूँ। ठीक, तो मैंने यहाँ पे इसको मतलब कि जो अलहदा से मैं एक्सेस करती हूँ वोकैबुलरी के वर्ड्स और उनके इंडेक्सेस और उनका डाटा, वो मैंने सारा इकट्ठा करवा दिया यहाँ पे। और अब मैंने जिप जिप जब किया डिक्शनरी में इसको, तो अब ये देखें तो इंडेक्स, उसके रिस्पेक्टिव वेट और उसकी जो भी रिस्पेक्टिव जो वैल्यूज हैं वोकैबुलरी, वो सारी यहाँ पे शो हो रही होंगी। गॉट इट। ओके, सो यहाँ तक इजी था। यस मैम। ओके, सो अब मैंने यहाँ पे सर्टेन थ्रेशहोल्ड देना है ताकि वो इसको कर सके एक्सट्रैक्ट। तो मैंने सिंपली ये मतलब ऊपर वाली सारी चीज़ को उसने जो यहाँ पे लिखा है ना, इस सारे को उसने फंक्शन डिफाइन कर दिया। फंक्शन में सेम वही चीज़ ऊपर वाली, लाइक उसने अब यहाँ पे वोकैब वेक्टर वेक्टर इंडेक्स को यहाँ पे बताया। ठीक, और यहाँ पे उसको मतलब एक फंक्शन में करके जिप किया, और फिर उस फंक्शन में से नेट्रॉन लाइक ऊपर वाली सारी सेम चीज़ें, सिर्फ न्यू चीज़ ये है कि उसने अगर उसमें से कोई भी
जो सर्टेन थ्रेशोल्ड से या कोई एक सर्टेन मतलब देखना, यहाँ पे 3 लिखने का मतलब ये है कि वो लाइक इसमें से सर्टेन जो भी वैल्यू मैं इसमें से एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ। ठीक है, वोकेबलरी उसकी जो वेक्टर है वो और इसके अलावा 3 यहाँ पे मैंने साथ मेंशन कर दिया। यहाँ पे जैसे इसका मतलब ये है कि वो रो 3 देगा, 4th इंडेक्स वाली। ठीक है, तो इस तरह से मैं मैपिंग कर सकती हूँ। ओके, सो यहाँ तक तो सिंपल था कि मैं टेक्स्ट वेक्टराइजेशन करके भी लाइक एक तो मैं उसे प्री प्रोसेसिंग मशीन